इश्क खुदाई आज कलम कशमाला कासिम। वो हाथ में मोबाइल को घुमाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, नीचे देखते हुए जहाँ इसके माँ बाप डाइनिंग टेबल पर इसका इंतजार कर रहे थे और वो नक्शा सा तैयार होकर मुस्कुराता हुआ इनके पास आकर खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। इसने अपने माँ के गाल पर पीछे से बोसा दिया और बाप को हमेशा की तरह एक फ्लाइंग किस दी जो इसके बाप ने कैच करके अपने दिल में रखने जैसी अदाकारी की। डैनियल, ये बात अच्छी नहीं है, तुम मुझे गाल पर किस देते हो और अपने डैड को बस फ्लाइंग किस। डैनियल की माँ एल्सी ने मसनूई नाराजगी देखते हुए कहा। डैनियल जो कुर्सी पर एल्सी के सामने बैठ चुका था, एल्सी की बात सुनकर खड़ा हुआ और अपने बाप रिचर्ड के गाल पर एक किस देकर वापस बैठ गया। डैनियल, तुम बड़े हो गए हो, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, रिचर्ड ने इसे घूरी से नवाजकर कहा, जबकि वो हमेशा की तरह अपने बाप के मसनूई गुस्से पर हंस दिया। मॉम डैड, आज मैंने दोस्तों के साथ क्लब भी जाना है, हो सकता है रात में देर हो जाए या हो सकता है रात बाहर ही गुजारनी पड़े। डैनियल ने ग्लास में जूस निकालते हुए एल्सी और रिचर्ड को बताना जरूरी समझा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, एल्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। खूब इंजॉय करना। रिचर्ड ने डैनियल को देखकर एक आंख विंक की तो वो हंस दिया। यस डैड, इंजॉय करने के लिए ही जा रहा हूँ, डैनियल ने कहा और वो तीनों नाश्ता करने लगे। रिचर्ड, तुम्हें पता चला मिस्टर रुबीन की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। एल्सी की बात सुनकर रिचर्ड ने सर हिला दिया। हाँ सुना मैंने, पता नहीं लोग क्यों इस तरफ जा रहे हैं, जो है ही नहीं। रिचर्ड ने जूस का ग्लास लबों से लगाया। डैड, आधी दुनिया ने अपने खुदा बनाए हुए हैं, मुझे लगता है इनमें से कोई तो सच्चा होगा, डैनियल ने अपनी राय दी। नहीं बेटा, ये सब लोगों के बनाए हुए खुदा है, असल में कोई खुदा नहीं है, रिचर्ड ने कहा। पता नहीं डैड, क्या ठीक है और क्या गलत। खैर मैं चलता हूँ, इसने कहा और खड़ा हुआ। डैनियल बेटा, नाश्ता तो कर लो, एल्सी ने इसे नाश्ते की तरफ इशारा करके कहा जो डैनियल ने देखा तक नहीं था। मॉम, वैसे देर हो गई है और मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं दोपहर तक खा लूंगा दोस्तों के साथ ही, डैनियल ने जल्दी जल्दी में इन्हें वजाहत दी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा बैग कहाँ है। एल्सी ने इसे बगैर बैग के बाहर जाते देखा तो फौरन बोली, मॉम वो मेरी गाड़ी में है। डैनियल ने मुख्तसर सा जवाब दिया और वहां से गायब हो गया, जबकि इसके जाने के बाद एल्सी और रिचर्ड बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। रिचर्ड और एल्सी एक मुल्हद फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और दोनों ही इस बात को मानते थे कि दुनिया में कोई खुदा नहीं, और यही तरबियत उन्होंने डैनियल को भी दी थी और अभी तक दे रहे थे। एल्सी एक हाउसवाइफ थी, जबकि रिचर्ड हार्ट स्पेशलिस्ट थे जिसको बर्लिन में तकरीबन हर डॉक्टर ही जानता था। वो अपने काम का बहुत माहिर था, इसका अपना क्लिनिक था, जबकि सुबह के वक्त वो अस्पताल जाता था। इन दोनों की बस एक ही औलाद थी और वो था डैनियल रिचर्ड, जो हसीन था तो था ही और काफ़ी अक्लमंद भी था। पढ़ाई हो या चाहे कोई और काम, वो हर काम में परफेक्ट था और अपनी यूनिवर्सिटी में भी खूबसूरती और अक्लमंदी की वजह से मशहूर था। इसका अभी तक मेरे माँ बाप को देखकर यही ख्याल था कि कोई खुदा नहीं होता, लेकिन आगे जाकर क्या होने वाला था इसका किसी को भी इल्म नहीं था। ये जर्मनी की एक मशहूर शहर बर्लिन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ अभी डैनियल दाखिल हुआ था और दाखिल होते ही इसे ग्रुप ने इसे घेर लिया था। डैनियल, हम कब से वेट कर रहे थे, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। ये पैट्रिक था, डैनियल का बचपन का दोस्त और बेस्ट फ्रेंड। यार बस उठने में देर होगी, डैनियल ने मासूमियत से कहा। डैनियल, लेकिन तुम हमें बता भी तो सकते थे, हमने तुम्हारी वजह से क्लास छोड़ दी, एला ने नरम लहजे में कहा। एला डैनियल की कॉलेज टाइम की दोस्त थी, लेकिन काफ़ी अच्छी लड़की थी। एला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। डैनियल को अब शर्मिंदगी होने लगी थी क्योंकि इसके दोस्तों ने इसकी वजह से क्लास छोड़ दी थी और वो फिर भी वक्त पर नहीं पहुंचा। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, बस आगे से ध्यान रखना। हेनरी ने डैनियल के कंधे पर हाथ रखा और दोस्ताना अंदाज में बोला। हेनरी भी डैनियल का बचपन का दोस्त ही था, लेकिन पैट्रिक से ज़्यादा अच्छा नहीं था। डैनियल ने इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तुम लोग कितने अच्छे हो ना, डैनियल ने कहा तो वो तीनों हंस दिए, क्योंकि डैनियल जब ही इन्हें अच्छा बोलता था जब वो कोई गलती कर बैठा हो या फिर जब ज़्यादा खुश हो। चल चल मक्खन ना लगा, पैट्रिक ने नाक से मक्खी उड़ाकर कहा। पैट्रिक, तुम ज़्यादा ही अक्लमंद हो, इतना अक्लमंद नहीं होना चाहिए, डैनियल ने इनके साथ चलते हुए कहा। अच्छा यार छोड़ो इन बातों को, तुम लोग ये बताओ आज का क्या प्लान है, क्योंकि एक क्लास हम पहले ही मिस कर चुके हैं, अब क्या मजीद। अभी एला ने मजीद को खींच कर कहा तो वो तीनों चलते हुए रुक गए और एला को देखने लगे। एला, तुम्हारा मतलब है आज का दिन सिर्फ इंजॉय, हेनरी ने सीने पर हाथ बांध कर पूछा। ऑफ कोर्स यार, मेरा यही मतलब है, और वैसे भी आज कोई क्लास ज़रूरी नहीं है जो हमें फिक्र हो। एला ने अपने आगे हुए बुरे बालों को हाथ से पीछे करके कहा। मेरे ख्याल से एला ठीक कह रही है, डैनियल ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर देर किस बात की है, चले, पैट्रिक ने कहा तो तीनों ने फौरन सर हिलाया और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर चले गए। ये क्लब था जहाँ ये चारों अभी दाखिल हुए थे। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही वो लोग बिलावजह ही सड़कों पर घूमते रहे थे और दोपहर का खाना इन चारों ने बर्लिन के बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में खाया था, जिसका बिल डैनियल ने अदा किया था। पूरा दिन आवारागर्दी करने के बाद इन चारों ने क्लब का रुख किया था, जहाँ गुनाह क्या है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। इन्हें शायद पता नहीं था पूरे बंद क्लब में भी कोई हस्ती है जो इनके गुनाह से बाखबर है, लेकिन वो लोग अनजान थे, बहुत ही अनजान। डैनियल ने मुस्कुराते हुए नजर घुमाई तो हर तरफ ही इसे हसीन लड़कियां रक्स करती हुई नजर आ रही थीं, जिन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि जिनमें इनका जिस्म झलक रहा था, मगर वो हाथ में मशरूब का ग्लास लिए अपनी धुन में मगन थी। डैनियल, चलो आओ बार की जानिब चलते हैं, एला ने कहा तो डैनियल ने लड़कियों की तरफ से नजर हटाई और बार काउंटर की जानिब चल दिया। डैनियल, तुम ड्रिंक कितनी लोगे, एला ने पूछा तो डैनियल ने बार के सामने रखी ऊंची कुर्सी पर बैठते हुए हाथ से 2 का इशारा किया। हेनरी,
हेनरी और पेट्री तुम दोनों, एला ने अब इन दोनों से पूछा जो अब इनके करीब आ चुके थे। जितनी डैनियल लेगा, दोनों ने एक साथ कहा। तो एला ने बार पे खड़े लड़की को ऑर्डर देना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में इन चारों के हाथ में हराम मशरूब के गिलास थे। वैसे यार जिंदगी तो ये है, डैनियल ने कहा और ग्लास को मुंह से लगाकर आखिरी घूंट भी अपने पेट में उतार लिया। हाँ यार, और ज़िंदगी हमारी है जो हम जी रहे हैं। ये हेनरी था जिसको अब नशा चढ़ने लगा था। एला ने सिर्फ एक ग्लास खत्म किया और फिर इन्हीं के साथ खड़े होकर बार पे नज़र घुमाने लगी कि तभी इसके नज़र कोने पर बैठे एक लड़के पर गई जो किसी लड़की के साथ बैठा हंस रहा था। एला ने इसे गुस्से से देखा तो पैट्रिक की नज़र इस पर गई। क्या हुआ एला? पैट्रिक ने पूछा। सामने देखो। एला ने हकारत से सामने की जानिब इशारा किया तो पैट्रिक के साथ डैनियल और हेनरी ने भी इसकी जानिब देखा जहाँ वो लड़का बैठा लड़की के साथ हंस रहा था। ये तो डेविड है ना एला, तुम्हारा एक्स? देखो तुम्हें छोड़कर कितना खुश बैठा है, डैनियल ने हंसते हुए कहा। तो इसके साथ वो दोनों भी हंसने लगे जबकि एला की आंख में आंसू आ गए। हाँ खुश रहे, मुझे क्या, मैं भी खुश हूँ, एला ने कहकर मुंह अपना दूसरी जानिब मोड़ लिया। लेकिन जब डैनियल ने देखा तो एला की आंख में आंसू थे। इसने अपनी हंसी को ब्रेक लगाई और इन दोनों को भी इशारे से खामोश रहने को इशारा किया। एला अगर तुम कहो तो हम इसकी अच्छी धुलाई कर देते हैं, हेनरी ने अपने आस्तीन ऊपर करते हुए कहा। हेनरी मजाक कर रहा था लेकिन डैनियल सीरियस में खड़ा हुआ और अपने कदम डेविड की जानिब बढ़ा दी। पैट्रिक, एला और हेनरी ने जब देखा डैनियल इसके जानिब जा रहा है तो इन दोनों ने इसे रोकना चाहा, मगर क्लब में म्यूजिक इतना ऊंचा था कि डैनियल को इनकी आवाज़ नहीं आई और अगर आती भी तो इसने कौन सा रुकना था। वो वैसे नशे में था और नशे में इंसान अपने बस में नहीं होता। हेनरी इसे रोक वो कुछ कर ना दे। एला ने हेनरी का हाथ पकड़कर कहा। एला मारने दो इसे, वैसे भी इसने तुम्हें हर्ट किया था, इसे सजा इसे मिलनी चाहिए। पैट्रिक खुद नशे में था, वो इसे क्या रोकता। एला ने अपने मुंह पर आते बालों को पीछे किया और इसे फिक्र होने लगी थी क्योंकि डैनियल अब डेविड के पास खड़ा गुस्से में कुछ कह रहा था। कितनी लड़कियों के साथ रहता है, शर्म नहीं आती। डैनियल इसके सर पर पहुंचा गुस्से में कहा। डेविड जो नशे में था इसके बाद सुनकर खड़ा हुआ और इसे सीने पर हाथ रखकर इसे धक्का दिया। कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? डेविड के धक्के से डैनियल नीचे जा गिरा था और इसे कमर टेबल पर लगी थी। हेनरी, पैट्रिक और एला ने देखा तो फौरन इससे करीब आए। उठो डैनियल और छोड़ो इसे, चलो कहीं और चलते हैं, एला ने इसका एक बाजू पकड़ कर कहा जबकि हेनरी ने आगे बढ़कर डेविड के मुंह पर एक घूंसा मारा था जिससे इसका मुंह दूसरी जानिब झुक गया था। इतने ऊंचे म्यूजिक में भी सब रुककर इनकी लड़ाई देख रहे थे। डेविड को मजीद गुस्सा आया तो इसने हाथ में पकड़ा ग्लास हेनरी को सर पर दे मारा जिससे हेनरी सर पकड़कर वहीं बैठ गया। छोड़ो मुझे एला, इसने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। डैनियल ने एला से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से इसके जाने बढ़ा। डेविड दूसरा ग्लास उठाने ही लगा था कि डैनियल ने इसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से एक घोंसा इससे पेट पर मारा जिससे डेविड दूर जा गिरा। पैट्रिक, जाओ रोको इसे, एलन ने पैट्रिक को आगे किया लेकिन पैट्रिक के जाने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे पर चढ़ चुके थे। क्लब में सब तमाशाई बने देख रहे थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों को रोके। कुछ अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे तो कुछ शोर मचाते हुए दोनों को और भाव दे रहे थे। डेविड ने ग्लास उठाया ही था कि डैनियल को मारने के लिए, तभी डैनियल ने इसे धक्का दिया और वो टेबल पर जा गिरा जिससे कांच का टेबल करची करची हो गया। डेविड गिरते ही बेहोश हो चुका था और फिर कुछ ही मिनट लगे थे इसके सर से खून बहने लगा था जिसे देखकर एला की आंखें हैरत से बढ़ गईं। जबकि क्लब में मौजूद एक लड़के ने आगे बढ़कर डेविड की नाक के नीचे उंगली रखकर चेक की। इसके सांसें चल रही हैं, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। लड़की की बात सुनकर एला को एक हौसला हुआ था। इसने आगे बढ़कर डैनियल का हाथ पकड़ा और इसे बाहर ले जाने लगी। पैट्रिक, हेनरी को लेकर आओ फौरन। एला के कहने पर इसने इस बात में सर हिलाया और हेनरी को सहारा देकर बाहर ले जाने लगा। अभी सब डेविड में लग गए थे, इनके पास अच्छा मौका था यहाँ से भाग जाने का, वरना इन्हें पुलिस का सामना करना पड़ता। वो चारों इस वक्त गाड़ी में बैठे थे। एला गाड़ी ड्राइव कर रही थी जबकि डैनियल साथ और वो दोनों पीछे बैठे थे। डैनियल, तुमने क्या कर दिया? अगर वो मर गया तो हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता वो किसका बेटा है? एला को परेशानी खाई जा रही थी लेकिन डैनियल इसे तो कोई फिक्र ही नहीं थी। वो अब भी आंखें बंद करके सीट पर टेक लगा कर बैठा था। वो एला की बातें सुन रहा था मगर जवाब देना इसने जरूरी नहीं समझा था। किसका बेटा है? डैनियल की जगह हेनरी ने डरते पूछा जबकि पैट्रिक का हाल भी हेनरी जैसा ही था। इसका बाप पुलिस ऑफिसर है, अगर डेविड मर गया तो हम चारों की सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। एला ने खौफ से कहा तो पीछे बैठे इन दोनों के चेहरे पे भी खौफ तारीख होने लगा था जबकि डैनियल हंस दिया। कुछ नहीं होगा, इसे भी मर भी गया तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तुम तीनों पर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा। डैनियल की बात सुनकर वो तीनों मुतमईन होने के बजाय और परेशान हो गए। डैनियल, तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर वो मर गया तो? हेनरी ने पूछा जिसका जवाब इसने सर को नफी में हिला कर दिया था। डैनियल, तुम अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़कर चले जाओ, एला ने इसे मशवरा दिया। एला, पागल हो गई हो? अगर वो चला गया तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, पैट्रिक ने खौफ से कहा तो हेनरी ने भी पैट्रिक की बात में हाँ मिलाई। हाँ एला, पैट्रिक ठीक कहता है यार, मैं कहीं नहीं जा रहा और अगर कुछ हुआ भी तो मैं अपने सर ले लूंगा, तुम लोग फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा और इसे कुछ नहीं होगा, नशे में था तभी बेहोश हो गया। डैनियल ने हेनरी की बात को काट कर कहा, इसके सर से खून निकल रहा था। डैनियल, एला ने इसे याद कराया, मरा तो नहीं ना, सांस चल रही थी इसकी। डैनियल ने बेजारी से कहा जबकि वो तीनों घबराए हुए थे जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
एला, मुझे मेरा घर छोड़ देना, मुझे आराम करना है। हेनरी ने कहा तो तीनों ने इसकी तरफ देखा, लेकिन हमारा आज का प्लान साथ रहने का था। डैनियल ने इसे याद करवाना चाहा। कहाँ का प्लान, सारा मूड खराब हो गया और तुम्हें प्लान की पड़ी है। हेनरी ने अपना बैग उठाया और गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगा। डैनियल चुप हो गया और इसने आगे मुंह कर लिया। कुछ ही देर में एला ने गाड़ी रोकी तो हेनरी सबको बाय कहता हुआ उतर गया और इसके उतरते ही एला ने गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा दी। कहाँ का प्लान, सारा मुझे भी घर तक ड्रॉप कर देना, पैट्रिक ने कहा तो एलन ने इस बात में सर हिलाया। मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चला जाऊंगा। डैनियल ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। एलन ने एक नजर इसे देखकर कहा, मेहरबानी तुम्हारी, बस यहीं गाड़ी रोक दो प्लीज। डैनियल के प्लीज कहने पर एलन ने गाड़ी रोकी तो डैनियल बगैर किसी को बाय कहे गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर गया, जबकि इसके जाते ही पैट्रिक फौरन आगे आकर बैठ गया। इसके बैठते ही एलन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुबह की हल्की रोशनी जर्मनी के शहर बर्लिन में फैल चुकी थी। बर्लिन की सुबह काफी हसीन होती है क्योंकि सूरज बादलों के पीछे से हल्की नजर शहर पर मारकर दोबारा बादलों में छुप जाता था। डैनियल बेखबर अपने नर्म और गर्म बेड पर ख्वाब नींद के मजे ले रहा था। कल रात जो हुआ इसे बेखबर, लेकिन तभी इसके कानों में बहुत से लोगों की आवाजें पड़ी। इसने आंखें खोली और नजर फौरन घड़ी पर गई जो सुबह के 7 बजा रही थी। लोगों की आवाज और शोर सुनकर वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ, लेकिन नीचे देखते ही इसकी सारी नींद पल में गायब हो गई थी क्योंकि नीचे दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी और उसके बाप से बात कर रही थी। इसकी माँ एल्सी भी परेशान सी नजर आई। फिर इसने देखा इसकी माँ ने इसे कमरे की तरफ इशारा किया और इशारा देखते ही पुलिस ऑफिसर ने फौरन ऊपर देखा, लेकिन इसे देखने से पहले ही डैनियल वहां से हट गया था। इसे अब फिक्र खाने लगी थी कि वो क्या करेगा, अगर पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो क्या होगा। इसका सर फटने लगा था। इसके जहन में फौरन ख्याल आया कि वो एला को फोन करे, लेकिन इससे पहले वो फोन की जानिब जाता इसका दरवाजा झटके से खुला और 2 पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। मैंने कुछ नहीं किया, डैनियल खौफ और घबराहट से कहता हुआ पीछे दीवार से जा लगा। तुमने रात क्लब में डेविड पर कातलाना हमला किया है जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। एक पुलिस एहलकार ने इसके सामने कागज किया और डैनियल को गर्दन से पकड़कर बाहर लेकर चला गया। डैनियल को अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हो रहा था। इसने कोशिश की छुड़वाने की, लेकिन पुलिस एहलकार ने मजीद तेज पकड़ा जिससे वो करा उठा। डैनियल सीढ़ियों से उतर रहा था कि इसकी नजर नीचे खड़े अपने माँ बाप पर गई जो परेशानी से ये सब देख रहे थे। एल्सी तो रो भी रही थी। मॉम, डैड, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लें। डैनियल इसके पास रुका था, लेकिन पुलिस एहलकार ने जोर से पकड़कर इसे अपने साथ घसीटा। एल्सी और रिचर्ड इसके पास गए थे जिसे पुलिस एहलकार बेदर्दी से पुलिस कार में डाल रहे थे और डैनियल मुसलसल बस यही कहे जा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मगर कौन था जो उसकी सुनता। ऑफिसर, एक बार इसकी बात सुन लीजिए। एल्सी आगे आई और साथ खड़े ऑफिसर को कहा, माजरत मैडम, अब जो बात होगी, जो सुनना होगा पुलिस स्टेशन में ही सुनेंगे या हो सकता है कोर्ट में। पुलिस ऑफिसर की आखिरी बात सुनकर दोनों के चेहरे पर खौफ सा तारी हो गया था। उन्होंने इस कार पर नजर मारी जिसमें डैनियल को डालकर दूर लेकर जा रहे थे और वो दोनों खड़े कुछ भी कर नहीं सकते थे। इसके हाथों को कड़ी से बांधकर इसे एक तंग गली से लेकर जा रहे थे जहां चारों तरफ जेल थी और जेल में न जाने कितने लोग खड़े इसे देख रहे थे। डैनियल खौफ से ये सब देख रहा था। इसे घुटन हो रही थी यहाँ, मगर मजीद खौफ तो इसका तब बढ़ा जब इसे एक कमरे में ला पटका। इससे पहले वो बाहर जाता, बाहर खड़े आदमी ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और दरवाजा नहीं था, वो जेल थी जिसमें डैनियल था। इसने आवाजें देना शुरू कर दी, मगर वहां कौन सुनता भला। सब लोग अपनी अपनी कैद में इसे देख रहे थे जो चीख रहा था, और मुझे निकालो यहाँ से, मैंने नहीं मारा इसे, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मेरी बात सुनो। इसकी आवाज़ सबके कानों में जा रही थी मगर जुबान किसी के पास नहीं थी। सब गूंगे बने बैठे थे। मेरी मदद करो प्लीज़, मैं कातिल नहीं हूँ, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। इसने जेल की मोटी जाली को पकड़कर बेबसी से कहा था, मगर सामने खड़े पुलिस एहलकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और देता भी तो क्यों, वो कत्ल के इल्ज़ाम में आया था, फिर इस पर कोई रहम कैसे खाता। रिचर्ड, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, वो बेगुनाह है। मुझे मेरा डैनियल वापस ला कर दो। पता नहीं वो पुलिस वाले मेरे बेटे के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। एल्सी सोफे पर रिचर्ड के साथ बैठी बार बार बस यही बात कर रही थी, जबकि रिचर्ड खुद परेशान था। इसे भी अपने बेटे की फिक्र थी। रिचर्ड, मुझे यकीन है मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता, जरूर इसे फंसाया जा रहा है, तुम समझ रहे हो ना। एल्सी ने इसी खामोशी को महसूस करके पूछा। ना जाने क्यों इन्हें शक हो रहा था कि रिचर्ड को कहीं कहीं यकीन है कि पुलिस वाले सच कह रहे हैं कि कत्ल डैनियल ने ही किया है। रिचर्ड कुछ कहते कि तभी इन्हें सामने से हेनरी, पैट्रिक और एला आते हुए नजर आए, जिन्हें देखकर दोनों ने इन्हें नासमझी से देखा। अंकल आंटी, आप लोग परेशान ना हो, हम वकील से बात की है, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। हेनरी एल्सी के पास बैठकर बोला, जबकि वो दोनों इनके सामने सोफे पर बैठ चुके थे। तुम तीनों इसके साथ ही थे ना कल, तुम लोग बताओ डैनियल ने कत्ल किया था। पुलिस वाले जो कह रहे हैं वो ठीक है। रिचर्ड के पूछने पर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बोलो, एल्सी ने कहा तो एला ने बोलना शुरू किया। आंटी अंकल, डेविड मेरा एक्स था, वो लड़कियों के साथ बैठा था जिसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था और दुख भी हो रहा था। डैनियल से ये देखा नहीं गया और उसके पास चला गया। मैंने इसे काफी रोका भी, लेकिन वो नहीं रुका। डैनियल ने ड्रिंक की थी। रिचर्ड ने इसकी बात काट कर पूछा तो एला ने पहले हेनरी की तरफ देखा और फिर सर इस बात में हिला दिया। जी अंकल, मगर ज्यादा नहीं की थी, एला की जगह पैट्रिक ने कहा।
आगे क्या हुआ था फिर? रिचर्ड ने कहा तो एला ने दोबारा बोलना शुरू किया। फिर इन दोनों की पहले जुबानी लड़ाई हुई, लेकिन फिर डेविड ने डैनियल को धक्का दिया तो डैनियल को गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। और इसी में डैनियल ने जब डेविड को धक्का दिया तो वो कांच के टेबल पर जा गिरा। बस फिर इसके सर से खून निकला और वो बेहोश हो गया। एला जब बोल कर चुप हुई तो रिचर्ड कुछ सोचने लगा। जब वो गिरा तब उसकी सांसें चल रही थी? रिचर्ड ने पूछा। हाँ अंकल, तब उसकी सांसें चल रही थी और इसके दोस्त वगैरह इसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। हेनरी ने जवाब दिया। अंकल, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई वकील करना चाहिए ताकि डैनियल की जमानत हो सके। पैट्रिक जो कब से खामोश था अब बोल उठा। पैट्रिक ठीक कह रहा है रिचर्ड, तुम इन बातों को छोड़ दो और जाके कोई वकील करो प्लीज। रिचर्ड, मेरे बच्चे को वापस ला दो, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। एल्सी ने रोते हुए कहा तो रिचर्ड ने सरस बात में हिला दिया। हेनरी, पैट्रिक, तुम दोनों मेरे साथ चलो। एला बेटे, तुम इन आंटी एल्सी के पास रुको क्योंकि इन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। रिचर्ड की बात को समझकर एला ने सरस बात में हिलाया और साथ ही हेनरी और पैट्रिक भी खड़े हो गए। एल्सी, रो नहीं, मैं जा रहा हूँ वकील से बात करने, बस तुम हौसला रखो, मैं अच्छी खबर लेकर वापस आऊंगा। रिचर्ड ने झुककर एल्सी के माथे पर बोसा दिया और कहते साथ ही हेनरी और पैट्रिक के हमरा बाहर चले गए, जबकि एला एल्सी के पास बैठी ने चुप करवाती रही जो रोए जा रही थी। लेकिन ऑफिसर, मेरा बेटा बेगुनाह है, आप समझने की कोशिश करें। डेविड इस पर जानलेवा हमला कर रहा था, इसी से बचने के लिए मेरे बेटे ने इसे धक्का दिया था। इसे नहीं पता था कि डेविड मौत के मुंह तक पहुंच जाएगा। रिचर्ड ने सामने बैठे पुलिस ऑफिसर से कहा जो गौर से इनकी बात सुन रहा था। आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर रिचर्ड, लेकिन जिस पर कातिलाना हमला हुआ है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि डैनियल को किसी कीमत पर छोड़ा ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो सर हमारी जॉब खतरे में आ सकती है। पुलिस ऑफिसर ने माजरत करते हुए कहा। इन्हें भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं डैनियल बेगुनाह है। क्या डेविड की तरफ से भी कोई वकील क्या गया है? रिचर्ड के साथ बैठे वकील ने पूछा तो पुलिस ऑफिसर ने सरस बात में हिलाया। रिचर्ड, हेनरी और पैट्रिक के हमरा पहले वकील के पास गए थे और वकील ने डैनियल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन यहाँ आके पुलिस ऑफिसर ने साफ इनकार कर दिया था कि डैनियल से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। वकील साहब, जिस वकील को डेविड के डैड ने हायर किया है ना वो कभी केस हारता है, तो आप जरा अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिएगा। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर हेनरी, पैट्रिक के साथ रिचर्ड ने भी पुलिस ऑफिसर को हैरत से देखा, जबकि इनके साथ आया हुआ वकील हल्का सा मुस्कुराया था। मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि हम वक्त पर छोड़ दें कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वकील कहता हुआ खड़ा हुआ तो सामने हेनरी और पैट्रिक भी खड़े हुए। आपके मुतमईन पर फिदा हूं मैं वकील, लेकिन ये मामला किसी ऐरे गैरा का नहीं है, डेविड का है, जिसे छोटे शहजादा कहते हैं। ऑफिसर की बात सुनकर वकील की मुस्कान मधम हुई थी। वहीं रिचर्ड आराम से खड़ा हुआ। मेरे बेटे को मारना नहीं, ये मुझ पर तुम्हारा एहसान होगा। रिचर्ड की बात सुनकर ऑफिसर पहले खामोश हो गया और फिर कुछ सोचकर इसने सर हाँ में हिलाया। कुछ नहीं करेंगे हम इसे, आप बस अपनी तैयारी रखें। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर वकील और फिर इन चारों ने बारी बारी ऑफिसर से हाथ मिलाया और अलविदा कलमात कहकर चले गए, जबकि पुलिस ऑफिसर किसी सोच में चला गया। डैनियल चीख चीख कर थक गया था, मगर यहाँ इसे कोई सुनने वाला नहीं था। इसने कितना कहा था और अभी भी कह रहा था कि इसने कत्ल नहीं किया, मगर कोई इसे सुनने वाला नहीं था। इसीलिए अब वो थक हार के दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया था, किसी हारे हुए इंसान की तरह। इसे पता था कि डेविड मर गया तो इसको भी जिंदगी नसीब नहीं होगी, इसे भी फांसी हो जाएगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही सोचते इसे इसकी आंख से एक आंसू गिरा था, फिर देखते ही देखते इसकी हिचकियां बंद गई थी। वो रो रहा था अपनी बेबसी पे कि तभी इसे इस जेल के खौफनाक कमरे के कोने पर कोई बैठा हुआ नजर आया। पहले वो डर गया, लेकिन फिर संभल कर इसने आंसू साफ किए। कौन हो तुम? डैनियल ने पूछा तो इस शख्स ने गर्दन उठाकर इसे देखा, जिसे देखकर डैनियल हैरान रह गया था। इस शख्स के चेहरे पर बेहद नूर था। इसकी उम्र 70 तक होगी, लेकिन इसके चेहरे पर रौब, शफकत सब था। डैनियल इसे देखता ही रह गया। वो शख्स उठा और डैनियल के सामने दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था। इसके हाथ में तस्बीह थी और मुसलसल लब का हिलना ये बता रहा था कि वो कुछ पढ़ रहा है। डैनियल ने ज्यादा गौर नहीं किया, वो बस इस अनोखे शख्स को देख रहा था। आप भी कोई सजा काट रहे हैं? डैनियल ने पूछा, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये शख्स भी कोई गुनाह कर सकता है। हाँ, मैं दीन की बात फैला रहा था और ये पुलिस वाले मुझे उठाकर यहाँ ले आए। मतलब डैनियल को समझ नहीं आई। मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरा इस्लाम ये कहता है कि जो लोग गाफिल हैं उन्हें राह दिखाओ, इन्हें बताओ कि अल्लाह सिर्फ एक है, वो जिसकी पूजा करते हैं वो खुदा नहीं है। हसन ने कहा तो डैनियल हंसने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। हसन ने इसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तुम किस खुदा को मानते हो? हसन के ऐसे सवाल पर इसने नजर उठाकर इन्हें देखा। मैं एक मुल्हिद हूँ, मेरा कोई खुदा नहीं है, डैनियल ने नॉर्मल अंदाज में कहा। हसन इसी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। आपका खुदा कौन है? सामने बैठे डैनियल ने पूछा, क्योंकि वो सुनता आया था कि लोगों के बहुत से रब होते हैं, वही जो सबका रब है। सबके तो बहुत से रब है, मैंने देखा है मंदिर में बुद्ध की पूजा करते, तो क्या वही रब है? डैनियल ने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, मेरा जो रब है उससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी ने तफसीली मुलाकात नहीं की। मेरा जो रब है उसे हजरत मूसा के अलावा किसी ने नहीं सुना। लेकिन हाँ, वो जो दीवार से टेक लाकर बैठे थे, सीधे होकर बैठे, मैंने उसे हमेशा अपने साथ पाया है, हर जगह, हर वक्त, हर लम्हा।
हसन ने सरवूर से कैफियत में कहा था, तुम्हारा रब यहाँ भी मौजूद है। वो भी सीधा होकर बैठा। मैंने कहा ना, हर जगह मतलब हर जगह। तो तुम अपने रब से कहो मुझे इस जेल से निकाल दे। वो कत्ल मैंने नहीं किया। डैनियल मजीद इनके करीब आया। तुम खुद कह दो वो तुम्हारे साथ भी मौजूद है। हसन ने दीवार से टेक लगाई। फिर मुझे नजर क्यों नहीं आता? इश्क हो जाएगा ना जब इससे, फिर वो हर सौ नजर आएगा। हसन ने आंखें बंद करके कहा, और इश्क कैसे होगा? जब तुम्हें वो महसूस होगा। और मुझे महसूस कैसे होगा? नमाज पढ़ो पढ़ो और करो महसूस इसे। हसन ने बंद आंखों से ही जवाब दिया था, मैं एक मुल्हिद हूँ, मुझे नमाज नहीं आती। डैनियल ने इसे याद दिलाना चाहा। फिर तो और भी मजा आएगा। सजदा करने में जाओ, करो सजदा इसे, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। हसन ने आंखें खोल दी थी। सजदा करने से तुम्हारा रब मेरा काम कर देगा? अगर तुम इसे मेरा रब कहोगे तो जरूर, लेकिन तुम्हारा रब तो आसमान पर रहता है, तो जमीन पर सजदा करने से कैसे मिलेगा? डैनियल की बातें सुनकर इसे हंसी आने लगी थी। यही तो राज है, और ये राज जब तुम सजदा करोगे तो तुम पर जाहिर हो जाएगा। हसन को सुनकर पहले वो इन्हें देखता कुछ सोचने लगा। इसे सोचा क्यों ना आज इसके सामने बैठे बुजुर्ग पर यकीन के लिए खुदा को माना जाए। और फिर वो खड़ा हुआ और जेल के कोने में जाकर पहले बैठा और फिर सजदे में चला गया। जबकि इसके साथ इस तरह करने पर हसन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। इन्हें इकबाल का वो शेर याद आ गया था, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर। इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत बाकी न रहती। डैनियल सजदे में था। इसे ना कलमा आता था ना कोई कुरानी आयत, मगर वो इस वक्त अल्लाह के सामने था। इसने अल्लाह को सजदा किया था, तो कैसे मुमकिन था अल्लाह इसे खाली हाथ जाने देता? डैनियल ने आंखें बंद की और अल्लाह से मुखातिब हुआ, मैं आपके मजहब का नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन आप तो खुदा है ना। आप मुझे इस जेल से बाहर निकालते हैं। आप खुदा है, आपको पता होगा मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन कत्ल हो गया मुझसे। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालते हैं बस। डैनियल ने कहा और सजदे में से सर उठाया तो देखा हसन इसी को देख रहा था। डैनियल को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ, जिसे सामने बैठे हसन के चेहरे पर सुकून था, बिल्कुल वैसा। मांग लिया अपने अल्लाह से, कह दिया जो कहना था? हसन ने पूछा तो इसने सर हिला दिया और उठकर वापस अपनी जगह पर आ गया। इसे खुद पता नहीं चल रहा था कि इसने जो किया वो खुद किया है। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुमने अपना मसला अल्लाह के सामने रखा है, वो बहुत जल्द पूरा करेगा। हसन ने इत्मीनान से और आंखें बंद करके तस्वीर में विर्द करने लगा, जबकि डैनियल बस खामोशी से बैठा इन्हें देखता रहा। अगली सुबह भी इसके लिए एक और बुरी खबर लाई थी। हेनरी बाहर से भागता हुआ डैनियल के घर आया। इसने डोरबेल की जोर जोर से बजाना शुरू किया। तभी अंदर से एला बाहर हुई और दरवाज़ा खोला। हेनरी सब्र नहीं है? अभी आंटी कितनी मुश्किल से सोई है, इनकी तबीयत खराब है और तुम होकर जोर जोर से बेल दे रहे हो। एला ने दरवाज़ा खोलते ही इसे सुनाना शुरू किया। एला आपको सुकून से सो नहीं सकेगा, ना तुम ना मैं। हेनरी ने इतना कहा और एला को पीछे करते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहाँ एक सोफे पर एल्सी सो रही थी तो दूसरे पर रिचर्ड आंखें मूंद कर लेटा हुआ था। अंकल, हेनरी ने इन्हें पुकारा तो रिचर्ड ने आंखें खोलकर इसे देखा, जबकि इसकी आवाज़ सुनकर एल्सी ने भी आंखें खोल ली थी और अब वो अपने ऊपर से चादर उठाकर बैठ रही थी। हेनरी, हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगे? एला पीछे से आकर बोली, डेविड मर गया। ये खबर थी या क़यामत जो वहाँ मौजूद सब पर टूटी थी? क्या? लेकिन इसे तो महंगे तरीन हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ था, फिर वो कैसे मरा? एल्सी ने सत्तेन सी कैफियत में कहा था, आंटी वो मर गया और अभी न्यूज़ में देखा इसके बाप ने कहा है कि डैनियल को फांसी दिलवा कर रहेगा और डैनियल को कभी माफ़ नहीं करेगा। हेनरी कहता हुआ वहीं से सोफे पर बैठ गया। वहाँ सब बस खामोश थे। कोई रास्ता होगा रिचर्ड, तुम बात करो पुलिस ऑफिसर से। एल्सी ने कहा, मैं क्या बात करूं? मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। रिचर्ड अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे, क्योंकि डैनियल इनका एक ही बेटा था। अब अगर इसे कुछ होता तो इन दोनों मियाँ बीवी का क्या होता? अंकल, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और ऑफिसर से बात करनी चाहिए, एला ने कहा तो रिचर्ड से हिलाते हुए खड़ा हुआ। एला, तुम आंटी के? नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। प्लीज रिचर्ड, मुझे मना मत करना। एल्सी ने हेनरी की बात काट के रिचर्ड से कहा था। रिचर्ड को एल्सी के हालत पर तरस आने लगा था। उन्होंने सर इस बात में हिलाया और एल्सी का हाथ पकड़कर बाहर की जानिब चल गए, जबकि इनके पीछे ही एला और हेनरी भी। डैनियल जेल की ठंडी जमीन पर सुकड़ा हुआ लेटा था। जेल के ऊपर बने रोशनदान से हल्की रोशनी से खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तो इसने हल्की सी आंखें खोली तो नजर छत से थोड़े नीचे बने रोशनदान पर गई। वो सीधा होकर लेटा और सूरज की रोशनी को देखने लगा जो हल्की हल्की जेल में रोशनी कर रही थी। इसे वो दिन शिद्दत से याद आए जब वो अपने नरम गर्म बिस्तर पर आराम से लेटा होता था। इसकी माँ कितनी मोहब्बत से इसे उठाती थी और वो कैसे नखरे करके इन्हें दिखाता था। और अब तो बस वीरानी थी और सख्त जमीन जिस पर अब इसकी कमर दर्द करने लगी थी। अपने बारे में सोचते हुए हसन का ख्याल आया। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो हसन जमीन पर एक कपड़ा बिछा इस पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। हसन को डैनियल की नजर की तपिश महसूस हुई तो उन्होंने इसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराने लगा। डैनियल उठकर बैठा और थोड़ा पीछे होकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? डैनियल ने पूछा। अल्लाह की इबादत, हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या हर वक्त अल्लाह की इबादत ही करते रहते और कोई काम नहीं है? डैनियल के कहने पर उन्होंने दुआ की लिया, हाथ उठाया और कुछ देर दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेर कर वहीं बैठ गए। अल्लाह ने इंसान और जिन को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। ये तो इंसान है जो समझ कर भी नासमझ बना हुआ है। हसन की बातें इसी समझ नहीं आती थी, इसलिए इसने बात बदलना बेहतर समझा। आपकी फैमिली में कोई नहीं है, मतलब आपका बेटा या बेटी कोई नहीं है जो आपकी ज़मानत करवा सके? डैनियल ने पूछा तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी बीवी थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई, 27 साल हो गए
27 साल हो गए हैं इसकी वफ़ात को, बाकी मेरी कोई औलाद नहीं है। हसन ने पीछे दीवार से टेक लगा कर कहा। आप दूसरी शादी कर लेते? डैनियल ने कहा। कर लेता, लेकिन मुझे इसी से मोहब्बत थी, इसके अलावा मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। हसन ने अपनी बीवी का तस्वर करते हुए कहा तो डैनियल मुस्कुरा दिया। डैनियल कुछ बोलता कि एक पुलिस ऑफिसर इसके जेल के पास आकर खड़ा हुआ। डैनियल ने गर्दन मोड़कर इसे देखा और एक आईब्रो उठाई, जिसे कहना चाह रहा हो कि अब क्या हो। डेविड मर गया है। ऑफिसर ने संजीदगी से ये खबर सुनाई थी, लेकिन खबर सुनकर वो हैरत से खड़ा हुआ। आज तुम्हारी पेशी होगी अदालत में और अदालत तुम्हें फांसी की सजा सुनाएगी। ऑफिसर ने एक नज़र हसन को देकर कहा, जबकि डैनियल जल्दी से ऑफिसर के पास आया। मेरे डैड कहाँ हैं? उन्होंने मेरे लिए वकील नहीं किया क्या? डैनियल की शक्ल देखकर ऑफिसर को भी तरस आने लगा। तुम्हारे डैड ने सबसे महंगा वकील किया है डैनियल, लेकिन डेविड का डैड पुलिस ऑफिसर है, फैसला हो चुका है। जज और इसके डैड के बीच अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऑफिसर ने कहा और वहां से चला गया। जबकि डैनियल तो हमारे हैरत के कुछ बोल ही नहीं पाया। इसे लग रहा था जैसे ये ख्वाब हो, और अगर ये ख्वाब था तो वो जल्दी जागना चाहता था। वो वापस मुड़ा और मेरे कदमों से वापस अपनी जगह पर आकर बैठा, तो तभी इसकी नज़र हसन पर गई, जो इसे ही देख रहा था। कहाँ है तुम्हारा खुदा? तुम तो कहते थे उसे मांगो वो देगा, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मुझे जमानत तो क्या, अब जिंदगी भी नहीं मिलेगी, डैनियल कहते हुए हंसने लगा। हसन ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से इसे देखते रहे। यार मतलब मैंने तुम्हारी बात मानकर सजदा किया और क्या हुआ? देखो मुझे मौत की खबर मिल गई। डैनियल के हंसते हुए आंखों में आंसू आ गए थे। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, हसन ने कहा तो डैनियल ने अपनी हंसी को रोककर इन्हें देखा। अब इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ है आसानी? यहाँ तो हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल नजर आ रही है। तुम्हें देखी कहीं आसानी? बताओ नजर आ रही है आसानी? डैनियल ने अपने हाथों से चारों तरफ इशारा करके पूछा। मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है, वो कभी कोई मुश्किल तब तक नहीं देता जब तक उसके साथ आसानियां ना दे दे। तुम्हारी आसानी भी मौजूद है, बस तुमसे पोशीदा है, लेकिन जब तुम्हारे सामने आएगी तो तुम हैरान रह जाओगे, हसन ने नरम लहजे में कहा और खड़े हुए क्योंकि अब जोहर का वक्त हो चुका था जिसकी उन्होंने नमाज अदा करनी थी। डैनियल ने इनकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो बस इन्हें देखता रहा और इंतजार करता रहा कब इसको पुलिस वाले लेने आए ताकि वो भी बाहर की रोशनी देख सके। कोर्ट में हलचल से मची हुई थी, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। वहीं पर एक कमरे के बाहर रिचर्ड, एल्सी, एला, पैट्रिक और हेनरी वकील के साथ खड़े डैनियल का इंतजार कर रहे थे। आज उसकी पहली और आखिरी पेशी थी, इसके बाद डैनियल का चैप्टर क्लोज था। रिचर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज रिचर्ड कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो। एल्सी ने रिचर्ड का हाथ पकड़कर बोला तो एला को एल्सी पर तरस आया। इसे लगा ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो डेविड को इग्नोर कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती, मगर खैर अब होने को कौन टाल सकता है। वो लोग खड़े हुए ही थे कि उन्हें सामने से डैनियल आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी डालकर अपने साथ ले आ रहे थे और वो मुजरिम की तरह नीचे मुंह किए हुए बस इनके साथ चल रहा था। वो थोड़ा करीब आया तो इसकी नजर उठाकर देखा जहां इसकी मां नम आंखों से इसे ही देख रही थी और इसका बाप काफी परेशान था। वो इन दोनों के सामने आकर रुका। परेशान ना होना आप लोग, मैंने जो किया है उसको सजा तो मिलनी थी ना, डैनियल ने दर्द भरी मुस्कान से कहा। तो एल्सी ने फौरन आगे बढ़कर इसे गले से लगाया और फुट फुट कर रो दी, जबकि डैनियल जो सोच कर आया था रोएगा नहीं, अब इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। पुलिस वाले कुछ देर देखते रहे, लेकिन फिर ऑफिसर जो इनके साथ ही था, इसका इशारा मिलते ही पुलिस अहलकार ने डैनियल को अपनी जानिब खींचा, जिससे वो एल्सी से जुदा हो गया। फैसले के बाद मिल लेना, ऑफिसर ने कहा। पैट्रिक, मॉम डैड का ख्याल रखना प्लीज, डैनियल जाते जाते कहता हुआ चला गया, जबकि पैट्रिक ने आगे बढ़कर एल्सी को कंधों से थामा ताकि वो चुप हो जाए। कमरे अदालत में डैनियल की सज़ा का फैसला हो रहा था। डैनियल के माँ बाप और दोस्त बस ये दुआ कर रहे थे कि किसी तरह जज को डैनियल पर तरस आ जाए और वो उसकी सज़ा माफ़ कर दे, मगर जज भले इंसान था मगर वो बिक चुका था, तो भला फैसला डैनियल के हक में कैसे देता। जबकि डैनियल खामोशी से ठहरने में खड़ा अपनी सज़ा का ऐलान सुनने के लिए खड़ा था, लेकिन बाहर क्या हो रहा था? बाहर अगर हम देखें तो पुलिस ऑफिसर किसी से कॉल पर बात कर रहा था, जैसे कोई फैसला या कोई गेम खेलने वाला हो। बस तैयारी मुकम्मल है ना? ऑफिसर ने पूछा। ये सर, सब तैयारी मुकम्मल है, बस आप लोग जैसे वहाँ से निकलेंगे मुझे मैसेज या कॉल कर दीजिएगा, मैं सब संभाल लूँगा। कॉल पर मौजूद शख्स ने तसल्ली दी तो ऑफिसर को कुछ हौसला मिला। उन्होंने कुछ और मजीद बातें करके कॉल कट कर दी और डैनियल के बाहर आने का इंतजार करने लगा, जिसका फैसला शायद हो चुका था। डैनियल, मेरे बेटे, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? तुमने क्यों किया था ये सब? एल्सी डैनियल के साथ बैठी, इसका हाथ पकड़े रो रही थी। फैसला हो चुका था, कल डैनियल को फांसी दी जानी थी, इसलिए अभी से यहाँ छोड़ दिया गया था इसकी फैमिली के साथ। मोम आप रोए नहीं, आप बस खुश रहें, मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगा आपके ख्वाब में, बस आप उदास ना हो। डैड मोम का ख्याल रखेगा। ये कहते हुए डैनियल के साथ रिचर्ड की आंख में भी आंसू आ गए। एक ही तो बेटा था इनका, अब और कौन सा सहारा था इनका, लेकिन क्या कह सकते थे, फैसला बदला तो नहीं चाहता था ना। और तुम तीनों, मोम डैड का ख्याल रखना, मैं इनकी जिम्मेदारी तुम तीनों को देकर जा रहा हूँ और यह एहसान होगा तुम तीनों का मुझ पर। डैनियल के कहते ही तीनों ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था, लेकिन अब डैनियल नहीं रोया था, या शायद इसकी आंखों में अब आंसू खत्म हो गए थे। हमें माफ कर दो डैनियल, हम दोस्त होकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। ये अला थी जो इससे अलग होकर कह रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ डैनियल, पैट्रिक ने भी कहा तो क्योंकि इसे बाकी शर्मिंदगी थी, वो इसका बेस्ट फ्रेंड था और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सका था। मुझे तुम लोगों से कोई गिला नहीं है यारो, ये मेरा लक था और बस तुम तीनों हमेशा खुश रहना और बस मेरे मॉम डैड का ख्याल रखना
मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। आखिर में डैनियल ने हेनरी को देखकर कहा, मुझे लगता है अब चलना चाहिए हमें। ऑफिसर ने हाथ पर बंधी घड़ी में वक्त देखा था। डैनियल ने इस बात पर सर हिलाया और खड़ा हुआ। इसी के साथ ही बाकी भी खड़े हुए थे, डैनियल को दोबारा हथकड़ी लगा रहे थे जो वो चुपचाप लगवा रहा था कि तभी रिचर्ड इसके सामने आया। बेस्ट ऑफ लक, रिचर्ड ने इसे कंधे पर हाथ रखकर आराम से कहा, लेकिन डैनियल को इसकी समझ नहीं आई और ना ही एल्सी को। एल्सी रिचर्ड से पूछती कि तभी पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर डैनियल का हाथ पकड़ा और इसे वहां से लेकर जाने लगा। वो बस सब खामोशी से खड़े इन्हें देख रहे थे और देखते ही देखते डैनियल इनकी आंखों से दूर होता चला गया। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। डैनियल खामोशी से नीचे मुंह करके बैठा था और साथ ही इसके एक पुलिस वाला बैठा था। मुझे पता है तुमने अपनी जान बचाने के लिए डेविड को धक्का दिया था, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। साथ बैठे पुलिस एहलकार की बात सुनकर डैनियल ने जल्दी से इनकी जानिब देखा। फिर मुझे सजा क्यों दी जा रही है? डैनियल ने पूछा। तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। पुलिस एहलकार की बात सुनकर इसे माथे पर बल आ गए। तुम वही थे ना, तुमने देखा कि सजा सुनाई गई है। डैनियल ने इसे याद दिलाना चाहा। हाँ मैं वही था, मगर अब जो होगा वो तुम नहीं देख सकोगे। डैनियल जब तक इसकी बात समझता कि इससे पहले ही पुलिस एहलकार ने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली और इसे डैनियल के बाजू में लगा दिया। डैनियल को दर्द महसूस हुआ तो इसकी हल्की सी कराह निकली, मगर कुछ ही देर में वो बेहोश हो चुका था। सर को फोन करो, बोलो काम हो गया है, बस लास्ट बचा है। पुलिस एहलकार ने गाड़ी का दरवाजा खोला और इसे देखते ही ड्राइवर ने भी दरवाजा खोला। जब मैं बोलूं 3 तुम कूद जाना। इसके बाद सुनकर ड्राइवर ने यस कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 1 2 और गाड़ी तेजी से भाग रही थी। 3 कहती इसने डैनियल को पकड़ा और गाड़ी से बाहर कूद गया और साथ ही ड्राइवर भी। वो तीनों कुलाबाजी खाते हुए गाड़ी से गिरे थे और अब गाड़ी इनसे काफी दूर जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ही मिनट में एक धमाका हुआ था और गाड़ी के पार्ट्स आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। तुम ठीक हो? पुलिस एहलकार ने ड्राइवर से पूछा जिसके माथे पर चोट आई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, ये ठीक है? इसने डैनियल की जानिब इशारा किया जिसे अब तक पुलिस एहलकार ने पकड़ा हुआ था। हाँ ये ठीक है। इसने पहले डैनियल को देखा जो ठीक था, बस मुंह पर मट्टी लगी हुई थी, और फिर इसने अपना हाथ देखा जिसमें से खून निकलकर डैनियल की शर्ट पर लग रहा था। ड्राइवर ने हिम्मत की और खड़ा हुआ कि तभी इनके पास से कार आकर रुकी। पुलिस एहलकार ने डैनियल को जमीन पर लिटाया और खुद दूसरे हाथ की मदद से उठकर बैठा। कार का दरवाजा खुला तो ड्राइवर करीब आया। जल्दी से अंदर लेकर आओ, हमें फौरन यहाँ से जाना है, कुछ ही देर में यहाँ मीडिया आती ही होगी। कार में से पुलिस ऑफिसर ने झांक कर कहा तो ड्राइवर पुलिस एहलकार की तरफ आया और इसकी मदद से डैनियल को उठाकर कार के पीछे सीट पर डाला। तुम दोनों ठीक हो? इन दोनों के बैठती पुलिस ऑफिसर ने पूछा। हाँ हम ठीक हैं, आप चलें जल्दी यहाँ से। ड्राइवर जो पहले डैनियल के साथ बैठा था, पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर इसने कहा। ऑफिसर ने सुनकर इस बात में सर हिलाया और गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया, जबकि डैनियल हर चीज़ से बेखबर था। रात के 8 बज रहे थे, सर्दी बढ़ती जा रही थी। वहीं पर एल्सी रो रो कर निढाल हो गई थी। एला और हेनरी का भी यही हाल थे। वो लोग जब घर आए थे इन्हें मजीद एक बुरी खबर दी गई थी कि रास्ते में ही जिस गाड़ी में डैनियल को लेकर जा रहे थे इसे हादसा पेश आ गया है, जिसे सुनकर पहले तो एल्सी बेहोश ही हो गई, लेकिन रिचर्ड ने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा, जबकि एला, पैट्रिक और हेनरी ने भी अपने वादे के मुताबिक इन दोनों के पास रहना बेहतर समझा। एल्सी ये समझ लो इसे आज ही फांसी होनी थी। रिचर्ड ने इन्हें चुप करवाते हुए कहा था। कैसे मानूं रिचर्ड, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे डैनियल को फांसी होने वाली है। अब इसके मरने की खबर पे कैसे यकीन कर लूं? एल्सी ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ करके कहा। एला और पैट्रिक चुप थे, जबकि हेनरी टीवी पर लगी न्यूज़ को देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि डैनियल के साथ 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। काश हम इस दिन क्लब ना जाते तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। एला ने नीचे देखते हुए हल्के से कहा था, मगर इसकी आवाज़ पैट्रिक के कानों तक जा चुकी थी। ये सब किस्मत में लिखा हुआ था। एला, इसमें तुम्हारी के डैनियल की कोई गलती नहीं है। मगर पैट्रिक, डैनियल नहीं रहा, सिर्फ मेरी वजह से। एला ने इसे करीब होकर हल्की आवाज़ से कहा। क्या पता उसकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी। अगर वहाँ डेविड वाला मामला ना होता तो क्या पता ऐसे कोई हालात आ जाते जैसे आज हादसे में डैनियल मर गया वैसे मर जाता। पैट्रिक की बात सुनकर वो चुप हो गई और गर्दन मोड़कर एल्सी को देखा जो अब रो नहीं रही थी, लेकिन खामोश सी हो गई थी। आंटी, एल्सी सदमा ना ले, एला ने कहा। हम हैं ना इनके साथ, तो कुछ नहीं होगा इन्हें। पैट्रिक ने एला के हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी, जिस पर एला ने आवाज में सर हिलाया। डैनियल को होश आया तो उसके सर पर एक तेज सी उठी थी। इसने सर पर हाथ रखकर आंखें खोली तो इसकी नज़र अपने ऊपर लगे पंखे पर गई जो बंद था। इसके माथे पर बल आ गए। इसने उठना चाहा कि तभी इसे एहसास हुआ कि एक नरम गरम बेड पर लेटा हुआ है और इसके ऊपर कंफर्टर इसे गर्माइश का एहसास दे रहा था। इसने कंफर्टर को पीछे करके अपने दोनों पाँव बेड से नीचे रखे तो फर्श की ठंडक इसे पाँव से टच हुई थी। वो उठकर खिड़की के पास आया और पर्दा हटाकर बाहर झांका, जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में इतना पता चल रहा था कि वो दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ हैं। इसे समझ नहीं आई आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। इसे तो जेल के अंदर कमरे में होना चाहिए था ना। वो मजीद अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचता कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ पर वो जल्दी से पलटा तो देखा सामने पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हो रहा था। इसे माथे पर नासमझी से बल आ गए। वो थोड़ा आगे आया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इसने पूछा तो पुलिस ऑफिसर मुस्कुराकर बेड पर बैठे जिस पर से अभी डैनियल उठा था। आ जाओ बैठकर बात करते हैं। ऑफिसर की बात सुनकर इसने ऑफिसर की साइड पर खाली जगह को देखा और फिर
चलता हुआ इनके सामने बैठा। अब बताएं मुझे, मुझे तो इस वक्त जेल में होना चाहिए था ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इसने पूछा। तुम मर चुके हो। ऑफिसर की बात सुनकर डैनियल को अपने सामने बैठा अच्छा खासा शख्स पागल मालूम हुआ था। क्या मतलब? लंबी कहानी है, शॉर्ट करके सुना देता हूँ, ऑफिसर ने कहा। तो डैनियल ने इस बात में सर हिलाया और फिर इसके बोलने का इंतजार करने लगा। डेविड का बाप बहुत जालिम है, उसने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है सिर्फ इस वजह से कि उसका बेटा बच सके। वैसे तो बहुत से किस्से हैं, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले हुआ है वो बताता हूँ। ऑफिसर की बात सुनकर डैनियल गौर से सुन रहा था। एक लड़का था, काफी गरीब था। इसके डेविड से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई में डेविड को इस लड़के पे इतना गुस्सा आया कि इसने इस बेचारे से लड़के को गोली मारकर और इल्जाम इसी के दोस्त पर लगा दिया कि वो डेविड को मारने आ रहा था, लेकिन गोली इसके दोस्त को लग गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। सब सबूत डेविड के खिलाफ थे। सब सबूत यही गवाही देते थे कि कत्ल डेविड ने ही किया है, लेकिन इसका बाप वो बहुत पावरफुल था। इसने अपने बेटे को बचा लिया और इसका दोस्त अभी तक जेल में बेगुनाही की उम्र कैद की सजा काट रहा है। ऑफिसर खामोश हुआ, लेकिन डैनियल वो हैरान था। मतलब कोई और भी था जो इसकी तरह सजा काट रहा था, लेकिन अभी इसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसे यहाँ क्यों लाए हैं। लेकिन इसका जवाब अभी ऑफिसर ने दे दिया है। और रही बात तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं, तो मैं बता दूं, वो जो लड़का जेल में सज़ा काट रहा है वो मेरा भांजा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भांजे की तरह तुम भी कोई सज़ा काटो, इसीलिए मैंने और जो पुलिस वाले डेविड के बाप से नफरत करते थे, हमने मिलकर प्लान बनाया कि हम तुम्हें बचा लें, और देखो हमारा प्लान कामयाब हुआ। डैनियल को सुनकर फौरन हसन याद आया। हाँ, वही हसन जो जेल में इसके साथ थे। इसे याद था उन्होंने कहा था अगर तुम अल्लाह से मांगोगे तो वो तुम्हें सब देगा। अल्लाह नहीं देखता कि बंदा कितने गुनाह के बाद आया है। इसे सब याद था और अब जो बातें वो भूल गया था वो बातें भी इसे याद आ रही थी। डैनियल ऑफिसर जो कुछ कह रहे थे, लेकिन डैनियल को कहीं और खोए हुए देखा तो उसका बाजू हिलाया। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, बस फैमिली के बारे में सोच रहा था। डैनियल ने बात बदली। तुम्हारे डैड को पता है तुम जिंदा हो और वो जब तक तुमसे नहीं मिलेंगे, जब तक तुम्हारी केस की फाइल बंद नहीं हो जाती। ऑफिसर की हर बात इसे हैरान कर रही थी। और मेरी मॉम को? इसने अपनी माँ का पूछा, क्योंकि इसे इनकी ज़्यादा फिक्र थी। तुम्हारे डैड ने मना किया था तुम्हारी मॉम या तुम्हारे दोस्तों को बताने से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई मसला बने। ऑफिसर ने रिचर्ड की कही हुई बात डैनियल के सामने रख दी। डैड काफ़ी समझदार है। डैनियल ने नीचे मुंह कर लिया। तुम उदास ना हो, तुम अब से यहीं रहोगे मेरे घर जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं हो जाता। तुम मेरे मेहमान हो। ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा। तो इसने नज़र उठाकर इसे देखा। मुझ पर इतना एहसान क्यों कर रहे हैं आप? वो पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे खुद नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। शायद इस वजह से कि मुझे डेविड का बाप जहर लगता है और इसी से बदला लेने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। वो कहता हुआ खड़ा हुआ। आपका नाम? डैनियल ने पूछा। जफर अली नाम है मेरा जफर ने मुस्कुराकर अपना नाम बताया। मुस्लिम हो? डैनियल को उसका नाम सुनकर लगा कि वो हो सकता है वो मुस्लिम हो। हाँ, जफर ने कहा। डैनियल कुछ नहीं बोला, बस चुप हो गया। अच्छा, रात काफ़ी हो गई है, अब मैं चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। और हाँ, तुम जब चाहे कमरे से बाहर आ सकते हो, क्योंकि इस घर में मैं और मेरी दादी रहते हैं बस। दादी भी बहुत कम अपने कमरे से निकलती हैं और मुझे यकीन है वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। जफर कहता हुआ खिड़की के पास गया और पर्दों को बराबर करने लगा। रात में ठंड बढ़ जाती है, इसलिए खिड़की बंद ही रखना। इसने डैनियल को हिदायत दी तो डैनियल ने समझकर सर हाँ में हिलाया। अगर नींद ना आए तो तुम्हारी साइड टेबल पर लैपटॉप रखा है, नेट की सहूलत भी मौजूद है, अगर चाहो तो कोई मूवी देख लेना। जफर दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, जबकि डैनियल भी अब खड़ा था। ठीक है, शुक्रिया आपका, डैनियल ने मुस्कुराकर कहा, जबकि जफर इसे सर कहने पर हंस दिया था। मैं तुमसे 1-2 साल ही बड़ा हूँ, तुम सिर्फ मेरा नाम भी ले सकते हो और ये आप जनाब बोलने की जहमत मत करो। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम भी वैसे ही करो, मुझे अच्छा लगेगा। डैनियल को वो अपने नाम की तरह खूबसूरत लगा। वो शक्ल के साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। ठीक है, जैसा तुम कहो, डैनियल ने कहा। ये हुई ना बात। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। जफर कहकर बाहर चला गया, जबकि इसके साथ ही डैनियल ने हल्का सा मुड़कर लैपटॉप को देखा। वो लैपटॉप लेकर बैठा था। बेड से टेक लगाकर इसने उंगलियां लैपटॉप पर हरकत कर रही थी और उसकी आंखें बता रही थी वो किसी खोज में है। इसे एक बात तो समझ आ गई थी कि अल्लाह ही था जिसने इसे बचाया है। इसे याद है हसन ने कहा था अल्लाह वहां से रास्ता निकालेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, और वही हुआ था। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो बच जाएगा और इसके लिए ऐसे भी रास्ता बन जाएगा। इसे सोच लिया था अब अल्लाह की खोज करेगा, इसे ढूंढेगा, इसे मजीद जानेगा कि अल्लाह कौन है। आखिर जो इसने बस एक सजदा किया और इसे इसकी बात मान ली, जबकि वो तो अल्लाह को मानता भी नहीं था। फिर कैसे अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली? ऐसे बहुत से सवाल इसे दिमाग में घूम रहे थे जिन्हें हल करने के लिए इसे इंटरनेट का सहारा लिया था, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट पर जो जानना चाहो मिल जाता है। इसी ने सर्च करना शुरू किया, अल्लाह कौन है और इस्लाम क्या है। वो ढूंढता रहा कि तभी इसकी खोजती आंखों को जैसे कुछ मिला। इसने जल्दी से लैपटॉप अपने करीब किया और वीडियो प्ले की। अक्सर लोग पूछते हैं इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो में मौजूद इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डैनियल पूरी तवज्जो के साथ सुनने लगा। इस्लाम एक सच्चा मजहब है जो बुत की पूजा नहीं करते। इस्लाम बहुत पुराना मजहब है और जो शख्स इस्लाम में शामिल होते हैं उसे मुस्लिम कहते हैं। अब बात है इस मुस्लिम कौन होते हैं।
तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, मुस्लिम वो होते हैं जो एक अल्लाह और दीन पर ईमान रखते हों, जो अल्लाह को बगैर देखे डरते हों, जो अल्लाह को नाराज़ ना करते हों बल्कि उसकी हर बात मानते हों। जो किताब अल्लाह ने आसमान पर अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, उस पर ईमान रखते हों। वो वीडियो देखकर एकदम वो चौंका। हज़रत मोहम्मद इसने ये नाम हसन से भी सुना था, आखिर ये कौन सी हस्ती है? इसने सामने चलती वीडियो को रोका और हज़रत मोहम्मद के बारे में सर्च करने लगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? सर्च करते ही कितनी वीडियोस सामने आ गई। इसने इनमें से एक वीडियो प्ले की और इसे देखने और सुनने लगा। हज़रत मोहम्मद क्या अल्लाह के आखिरी नबी हैं? अब आप पूछेंगे नबी कौन होते हैं, तो मैं बताता हूँ। चलो, नबी अल्लाह के पैगंबर होते हैं जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि सिर्फ अल्लाह एक है और बेशक वही इबादत के लायक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। वो सुनता रहा, गौर करता रहा, फिर इसने लैपटॉप बंद कर दिया। दुनिया में कोई खुदा लाजमी है, क्योंकि अगर कोई खुदा ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। डैनियल ने खुद को कहते सुना और फिर एक अपने गोद में रखा लैपटॉप इसने साइड पर रख दिया। इसे प्यास का एहसास हुआ तो इसे साइड टेबल से जग उठाया, मगर ये देखकर इसका मुंह बन गया कि जग खाली था। अब इसे बाहर जाना होगा ताकि पानी भर कर ला सके, वरना यहाँ बैठा रहेगा तो प्यासा ही रहेगा। लेकिन ऐसा किसी के घर में घूमना अच्छी बात नहीं, इसने सोचा। लेकिन इससे घर में इसकी दादी और इससे सिवा कोई नहीं रहता, फिर मुझे चले जाना चाहिए, इसने खुद से कहा और जग उठाकर कमरे से बाहर की राह ली। वो बाहर आया तो एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, सामने सोफे थे और इसके साथ टीवी, और टीवी ही तो से थोड़ी ही दूर आतिशदान जल रहा था। डैनियल को नीचे वाला कमरा दिया गया था। इसने नजर उठाकर ऊपर देखा तो सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, यकीनन मुजफ्फर का कमरा होगा। इसने ऊपर से नजर हटाई और किचन को ढूंढने लगा कि तभी इसकी नजर एक कमरे पर जाकर रुक सी गई। सामने कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और कमरे से आती रोशनी बता रही थी कोई अंदर अभी तक जाग रहा था, मगर कौन हो सकता है? इसने खुद से सोचा। हाँ, शायद जफर की दादी हो। इसने सोचा और कमरे की तरफ बढ़ा कि तभी इसे कमरे के सामने किचन नजर आया। मुझे ऐसे किसी कमरे में नहीं जाना चाहिए। इस अपने कदमों को कमरे की जानिब से मोड़कर किचन की जानिब कर दिया। वो किचन में आया तो किचन में अंधेरा था। इसे लाइट के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड ढूंढना शुरू किया जो इसे बराबर वाली दीवार पर हल्की सी रोशनी में नजर आ गया। इसने लाइट ऑन की तो सामने ही फ्रिज पर नजर गई। इसने आगे बढ़कर फ्रिज से पानी निकाला और हाथ में पकड़े जग में भरने लगा। डेनियल किचन से बाहर आया तो इसकी नज़र दोबारा इस कमरे पर गई जिसका आधा दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कमरे की रोशनी बाहर आ रही थी। इसने कमरे से नज़र हटाई और जल्दी लंबे लंबे कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा बंद किया और बेड की तरफ बढ़ा। सबसे पहले इसने हाथ में पकड़े जग से गिलास में पानी डाला और फिर जग को टेबल पर रखकर खड़े होकर पानी पिया। न जाने क्यों इसका दिमाग बार बार इस जानिब क्यों जा रहा था। इसका दिल कर रहा था कि एक बार इस कमरे में देख लेता कि न जाने कौन था जो आधी रात में जाग रहा था। खैर, इसने दिमाग से सोचों को झटक कर गिलास टेबल पर रखा और बेड पर बैठ गया। मुझे एक बार देखना चाहिए, वरना सारी रात में मुझे नींद नहीं आएगी, इसके दिल ने कहा और वो बगैर सोचे समझे खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। इससे कदम सामने कमरे की जानिब थे जिसका दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। इस आगे बढ़ के कमरे में झांका तो कोई वजूद कुर्सी पर बैठा हाथ में तस्बीह लिए कुछ व्रत कर रहा था। डैनियल के माथे पर बल आ गए। इसे समझ नहीं आखिर ये कुर्सी पर बैठकर क्यों पढ़ रही है। इसे आगे बढ़कर दरवाजे को नॉक किया तो सामने कुर्सी पर व्रत करती बूढ़ी औरत ने तस्बीह रोककर आंखें खोली जो इनकी बंद थी और फिर नजर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ एक खूबसूरत लड़का जिसने शर्ट ट्राउजर जेब तन किया हुआ था अजीब सी हालत में खड़ा वो इन्हें हैरत से देख रहा था जैसे कितने सवाल हो इसके दिल में। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर इसे देखा और हाथ के इशारे से इसे अपनी जानिब बुलाया। डैनियल ने अपने पीछे देखा और फिर इन्हें वो ऐसे ही बुला रही थी। वो भी लबों से पर हल्की सी मुस्कान से जाकर इनके पास आकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ बेटा, उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा तो डैनियल ना चाहते हुए भी इनके कदमों में बैठ गया और नजर उठाकर इन्हें देखने लगा। तुम डैनियल हो ना? बूढ़ी औरत के पूछने पर डैनियल ने लब भींचे और हौले से उस बात में सर हिलाया। जफर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और कहा था कि वो तुम्हें अब अपने साथ इस घर में रखेगा, लेकिन जब मुझ पर यह इल्ज़ाम हट जाएगा फिर भी मैं इस घर में रहूंगा। इसने वैसे ही पूछ लिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर इसके बालों में हाथ फेरा तो डैनियल को माँ का एहसास हुआ। इसे सुकून सा मिला। नहीं बेटा, फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसके साथ रहना चाहो। डैनियल ने सुना और मुंह नीचे कर लिया। तभी इसकी नज़र इनके हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पर गई। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? डैनियल ने नज़र उठाकर इजाज़त चाही। ज़रूर बेटा, पूछो, उन्होंने खुश दिली से इजाज़त दी। आप भी अल्लाह को मानती हैं? इसके ऐसे सवाल पर उन्होंने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। मैं इस वक्त अल्लाह को ही राज़ी कर रही हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी तस्वीर की तरफ इशारा किया। अल्लाह कौन है? डैनियल ने सवाल पर इन्हें हैरत हुई थी लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो गैर मुस्लिम था। इसका ऐसा सवाल बनता भी था। अल्लाह एक नूर है ज़मीन और आसमान का। उसने तुम्हें मुझे बल्कि सारी कायनात को बनाया है। वो वाहिद है, अव्वल व आखिर। बूढ़ी औरत की बात सुनकर इसके लबों पर मुस्कान आ गई। मैं जेल में था, वहाँ मेरे साथ एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हसन था। मैं जब परेशान था तो उन्होंने कहा था कि तुम सजदे में जाकर अल्लाह के सामने अपनी परेशानी रखो, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। फिर तुमने क्या किया? इसे खामोश होने पर उन्होंने पूछा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अल्लाह पाक से कहा कि मुझे इस मसले से बाहर निकाल दे और आज मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे यहाँ आराम से बैठा हूँ, जबकि मुझे तो कल फांसी
होनी थी। डैनियल ने सर हिलाकर कहा, वाक़ई वो इसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ऐसे भी रास्ता बन सकता था। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। जब कोई बंदा इसके आगे हाथ फैलाता है तो वो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता, बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा, लेकिन मैं तो आपके अल्लाह को मानता भी नहीं था, मेरे बाप भी नहीं मानते, फिर भी आपके अल्लाह ने मेरी इल्तिजा सुन ली। डैनियल ने पूछा, अल्लाह सबका होता है, इसने सबको अपने हाथों से बनाया है, बस हम में से कुछ हैं जो इसके नहीं होते। डैनियल सुनकर खामोश हो गया और इसने नज़रें नीचे कर ली। इससे यहाँ इनके पास बैठकर सुकून मिल रहा था और वो कुछ पढ़ भी रही थी जिसकी आवाज़ डैनियल नहीं सुन पा रहा था। हज़रत मोहम्मद कौन है? डैनियल को जैसे समझ नहीं आया, इसने फ़ौरन सर उठाकर पूछा, अल्लाह के नबी और हमारे आका हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इन पर ही हमारी किताब कुरान पाक नाजिल हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और हज़रत मूसा? डैनियल ने अगला सवाल किया, हज़रत मूसा भी हमारे नबी हैं, कोहे तूर का क्या जिक्र है? मैंने सुना है वहाँ पर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा से बात की थी, क्या ये सच है? डैनियल ने पूछा, हाँ, इसका जिक्र कुरान पाक में है और ये सच्चा वाक़या है। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को कोहे तूर पर मौजूद दरख्त के पीछे से मुखातिब किया था। उन्होंने मुख्तसर सा वाक़या बताया। अगर मैं कोहे तूर पर जाऊँ तो क्या अल्लाह पाक मुझसे भी मुखातिब होंगे? डैनियल के दिमाग में एक सवाल सा आया, जिसे सुनकर दादी हंस दी। नहीं, हज़रत मूसा तो नबी थे ना, इसीलिए अल्लाह पाक उनसे मुखातिब हुए थे, जबकि और भी नबी हैं, लेकिन हज़रत पाक सिर्फ हज़रत मूसा से मुखातिब हुए, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिससे चाहे बात करे, जिसे चाहे हदायत दे। इनकी बातें सुनकर डैनियल को अपने अंदर सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ था। जाओ जाकर सो जाओ, तो थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। ज़फ़र नाश्ता बहुत मज़े का बनाता है। दादी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर सर हिलाता हुआ खड़ा हुआ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले डर रहा था इस कमरे में आने से, लेकिन अब मुझे सुकून मिल रहा है इस कमरे में। डैनियल ने कमरे को देखकर कहा, जहाँ हर चीज़ तरीके से रखी हुई थी, और उनके कमरे में गुलाब की खुशबू डैनियल को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी। अच्छा, तो तुम यहीं सो जाओ बेटा, दादी ने इजाज़त दी तो डैनियल ने फ़ौरन इनकी तरफ देखा। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा अगर मैं यहीं सो जाऊँ? इसने दोबारा पूछा। नहीं बेटा, मुझे क्या एतराज़ होगा, तुम्हें अगर यहाँ सुकून मिल रहा है तो तुम सो जाओ, दादी ने मुस्कुराकर कहा। तो डैनियल खुश हो गया। इसे वैसे इस कमरे में अकेले वहशत सी हो रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, वो नज़र घुमाने लगा। मैं यहाँ सोफ़े पर सो जाता हूँ, मैं यहाँ बेहतर महसूस करूँगा, डैनियल कहता हुआ सोफ़े के पास आ गया। सोफ़ा बड़ा भी था और देखने में नरम भी मालूम होता था। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, दादी ने कहा और फिर अपनी तस्वीर पढ़ने लगी, जबकि डैनियल आराम से सोफ़े पर लेट गया। इसे लेट कर पता चला सोफ़ा सिर्फ देखने में नहीं बल्कि वाकई में नरम था। वो लेट कर दादी की पुश्त को देखने लगा और फिर पता ही नहीं चला कब नींद इस पर मेहरबान होगी।